Good afternoon, everyone. So, our today's topic is importance and development of trust law in India. So, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है. तो चलिए शुरू करें. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Trust law in India is a fascinating blend of ancient ethical traditions and rigid colonial era codification. At its core, a trust is a fiduciary relationship where one person, the settler, transfers property to another person that is trustee for benefit of third party that is beneficiary. सो हियर अपने को समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, मतलब एक भरोसे वाली रिलेशनशिप है, जिधर एक पर्सन जो कि सेटलर रहता वो ट्रांसफ़र करता अपनी प्रॉपर्टी एक दूसरे पर्सन को जो कि ट्रस्टी रहता, फॉर बेनिफिट ऑफ थर्ड पर्सन जो कि बेनिफिशियरी रहता. सो इस प्रकार से ट्रस्ट का कंसेप्ट चलता, वो अपन ने पिछले लेक्चर में भी देखा. तो अभी डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट लॉ का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ वो अभी देखते हैं अपन. तो सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में. सबसे पहले एंशियंट एंड मिडिवल रूट्स, उसके बाद इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन. तो सबसे पहले अपन देखेंगे एंशियंट एंड मिडिवल रूट्स. Ancient and medieval roots. Long before formal statutes, India practiced the concept of dharma and waqf. Hindu law, wealthy individuals often dedicated property to idols or religious institutions, managed by शिबेत और महंत. सो पहले के ज़माने में कैसा था, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो अमीर लोग रहते थे उनके पास बहुत प्रॉपर्टी रहती थी. तो वो क्या करते थे, अपनी कुछ प्रॉपर्टी आइडल वर्कशिप या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ऐसे डोनेट कर देते थे. और वो जो प्रॉपर्टी मैनेज करने वाले लोग थे उनको उस समय शिवेत और महंत कहा जाता था. अभी के हिसाब से अगर अपन देखें तो जैसे मठ रहते मठ, तो मठ को मैनेज करने वाले को भी महंत ही बोला जाता. वो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रहता, वो सिर्फ मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी रहता. उसके बाद इस्लामिक लॉ, द कंसेप्ट ऑफ वक्फ अलॉट फॉर परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस. सो इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी वही कि उनका जो वक्फ का कंसेप्ट है, वक्फ बोर्ड, उस वो भी ट्रस्ट लॉ से मिलता जुलता है. उसके बाद कॉमन लॉ इन्फ्लुएंस. सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, इंग्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस वेर अप्लाइड टू फिल गैप्स इन लोकल कस्टम. सो जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इधर बहुत से लॉ मिसिंग है, मतलब कुछ छोटे छोटे अपने ये क्या बोलते हैं अपन, क्राइम्स वगैरह के लिए लॉ ही नहीं बने थे. तो उस समय उन्होंने क्या करा, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, उसके बेसिस पे डिसीजंस देना चालू करा. देन आया द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882. टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, द ब्रिटिश इनेक्टेड द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882. It was primarily based on English equity law but tailored for the Indian context. Note: this act specifically governs private trust. It doesn't apply to public or religious trust, which are governed by separate state-specific laws or the Charitable and Religious Trust Act of 1992. 1920. So, क्या था कि जैसे वो इंडिया में आए तो उन्होंने क्या करा, जो अपने लॉ थे इंग्लैंड के वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उन्होंने अपना जो इधर धर्म वगैरह ज़्यादा मानते थे लोग, तो उस हिसाब से उन्होंने इंडियन कंटेक्स्ट में वो लॉ को थोड़ा चेंज करके इम्प्लीमेंट करा इंडिया में. और इधर जो एक नोट डी है जो अपन ने कल भी देखी, कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट को अप्लाई होता, और जो पब्लिक और चैरिटेबल ट्रस्ट रहते उनके लिए स्पेशल स्टेट स्पेसिफिक लॉ रहते. जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल देखा, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1950, लेकिन उसका अभी नाम चेंज होकर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 हो गया है. तो वो लॉ अप्लाई होते पब्लिक या चैरिटेबल ट्रस्ट को, लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ये सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट को ही अप्लाई होता, प्राइवेट ट्रस्ट को. सो ओके. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन. Since 1947, trust law has expanded through a judicial activism and specialized legislation. This focus shifted toward preventing the misuse of trust funds for tax evasion and ensuring better governance of public institutions. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि ट्रस्ट के लॉ में थोड़ा एक्सपांशन करा गया.
क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, ट्रस्ट बना रहे थे क्योंकि उनको टैक्स सेव करना था, मतलब उनका एक ही पर्पस था कि अपने को बस टैक्स बचाना है, तो एक ट्रस्ट बना लो। तो अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये हो गया अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट लॉ इन मॉडर्न इंडिया। एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है ट्रस्ट लॉ का, तो वो अपन अभी देखते हैं। ट्रस्ट लॉ सर्व्स एज अ वाइटल पिलर फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल लीगल फ्रेमवर्क्स। तो सबसे पहले सोशल वेलफेयर। मोस्ट एनजीओ, हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया are registered as public charitable trust. They provide essential services that state alone cannot fulfill. बहुत सारे एनजीओ, हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में, वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है इंडिया में। और वो बहुत सारी इसेंशियल सर्विसेज या तो फ्री में या तो एकदम कम पैसे में अपने पब्लिक के लिए प्रोवाइड करते, जो कि स्टेट अकेला नहीं कर सकता। उसके बाद आता है स्टेट प्लानिंग। प्राइवेट ट्रस्ट आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सक्सेशन प्लानिंग। They allow individuals to protect assets for minor or family members with specific needs, avoiding the messiness of probate code. ये स्टेट प्लानिंग में भी यूज़फुल रहता है ट्रस्ट बनाना। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो किसी को कोई बीमारी और उसको मालूम पड़ गया कि वो 4-5 साल में मरने वाला है, और उसके पीछे उसका पूरा परिवार है, तो वो क्या कर सकता है, एक प्राइवेट ट्रस्ट बना सकता है अपनी प्रॉपर्टी की, और ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है, और उनको बोलना, मतलब ट्रस्टी को बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएंगी वो मेरे परिवार को उनकी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए दी जाए। स्टेट प्लानिंग में भी मदद होता है। उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट। एक मिनट। In the corporate world, business trusts like REITs and InvITs allow for a large-scale investment in infrastructure and real estate, fueling economic growth. ये जो बिजनेस ट्रस्ट रहते, ये लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट के लिए ये अपना मतलब बेनिफिशियल रहती, ये अलाउ करते ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों से, और इस प्रकार से वो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते कंट्री की ओवरऑल। उसके बाद एसेट प्रोटेक्शन। Trust create a legal wall between the settler and the property, protecting assets from creditors or legal dispute in certain scenarios. मतलब एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड हो गई, तो उस पे किसी का इंडिविजुअल ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, ओनरशिप नहीं रहती जब तक वो ट्रस्ट कैंसिल नहीं होती तब तक। इस प्रकार से अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम से दे दी जाए, तो उसको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाता फ्रॉम क्रेडिटर्स, और लीगल डिस्प्यूट से भी बच जाती हो। उसके बाद आती है ये एक्स्ट्रा के और है, रेगुलेशन ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट देख रहे हैं अपन। तो उसमें ये भी आता है कि रेगुलेशन ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट लॉ की वजह से अभी ये चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी अच्छे से रेगुलेट करते आ रहा, मतलब उनके रूल्स एंड लॉ वगैरह अच्छे से स्पेसिफिक बना के रखे हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, ट्रस्ट बनाने का एक और इम्पोर्टेंट, जैसे बेनिफिशियरी प्रोटेक्ट हो जा रहा। उसके बाद फिड्यूशियरी अकाउंटेबिलिटी, मतलब भरोसे की, ये क्या बोलते हैं अपन, जो ट्रस्टी लोग हैं उन वो अकाउंटेबल है, मतलब ओनर को अकाउंटेबल है। अगर ओनर ने उनको कुछ भी पूछा कि भाई ये पैसा किधर यूज़ करा, इसका ये ऑडिट वगैरह दो, तो ओनर ने उन पे भरोसा डाल के उनको ट्रस्टी बनाया है, तो वो कंप्लीटली अकाउंटेबल है ओनर को। उसके बाद कमर्शियल एंड फैमिली यूटिलिटी, एंड लास्ट में आता है इक्विटेबल जस्टिस। ये हो गए सभी इम्पोर्टेंस। उसके बाद आता है की लीगल फ्रेमवर्क्स। ये देखते। टुडे ट्रस्ट लॉ इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट। कैटेगरी है और प्राइमरी गवर्निंग लॉ जो अपने इंडिया में है अभी। तो प्राइवेट ट्रस्ट को सॉरी एक मिनट। तो प्राइवेट ट्रस्ट को द एक मिनट, सॉरी, द प्राइवेट ट्रस्ट को जो अपने इंडिया में गवर्न कर रहा लॉ, वो है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। उसके बाद पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो रहते उनको स्टेट स्पेसिफिक एक्ट लागू रहते, जैसे इधर उन्होंने एग्जाम्पल दिया बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, बट अभी उसका नाम चेंज होकर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 हो गया है, ये याद रखना। उसके बाद रिलीजियस ट्रस्ट, उसके लिए रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट 1863 एंड वक्फ एक्ट 1995 दो बनाए गए हैं। उसके बाद टैक्सेशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें के सेक्शन 11 से लेकर 13 ये ट्रस्ट के लिए बनाए गए हैं। ये हो गया अपना की लीगल फ्रेमवर्क्स। उसके बाद आते करंट चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स।
While the 1882 Act has aged remarkably well, मतलब 1882 से अब तक चल रहा वो, मॉडर्न इंडिया फेसेस न्यू चैलेंजेस। तो सबसे पहला चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद डिजिटल एसेट्स, जुडिशियल बैकलॉग। New regulations like the Prevention of Money Laundering Act and Foreign Funding Act have added layers of compliance to prevent trust from being used for हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब बहुत से लोग क्या कर रहे थे, उसका इलीगल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे ट्रस्ट का, हवाला जैसे बिजनेस के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। लेकिन जैसे अभी ये नए लॉ आए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड FCRA एक्ट, तो उसकी वजह से अभी एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो गई ये ट्रस्ट में। उसके बाद डिजिटल एसेट्स, देयर इज़ एन ऑनगोइंग डिबेट अबाउट हाउ टू मैनेज डिजिटल ट्रस्ट इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो अभी डिबेट चल रही कि जो ये डिजिटल ट्रस्ट का जो इनोवेशन है नया, उसमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती, तो उसको कैसे संभालना है या उसके रिलेटेड कौन से लॉ इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशियल बैकलॉग, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक टेम्पल ट्रस्ट ऑफन स्पेंड डिकेट्स इन कोर्ट सिस्टम। सो ये अपने पब्लिक टेम्पल ट्रस्ट जो रहते, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्प्यूट अभी पेंडिंग चल रहे कोर्ट में। So, at last, the spirit of law. Under Indian law, the trustee is held to an incredibly high standard of conduct. They cannot profit from the trust. They cannot, sorry, they cannot profit from the trust and must act with the same prudence they would use for their own affairs. सो ट्रस्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का या उससे जनरेट होने वाली इनकम का खुद के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल ना करे, और उस प्रॉपर्टी की देख रेख इस प्रकार करे जैसे वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।